स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में हम पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और आज की क्लास देखने के बाद आपका एक बार बहुत अच्छा पोषण एवं स्वास्थ्य का रिवीजन हो जाएगा। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी 7 और 8 मार्च में जो एग्जाम हुआ है उसको देखते हुए मैंने यह क्लास बनाई है। और आज की क्लास में हम 100 से ज्यादा प्रश्नों को देखेंगे, और आप चाहें तो साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिएगा। और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में पोषण एवं स्वास्थ्य के लगभग हर चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बस आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर द्वारा जो आवश्यक पदार्थ है उसे पोषक तत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आपका आहार का लगभग आधा हिस्सा क्या होना चाहिए? तो अनाज और सब्जियां, फल और दूध, दूध और पनीर, वसा और शर्करा। तो जो आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए वह अनाज और सब्जियां हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस आहार में व्यक्ति के शरीर की देने का आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न में कहा गया है कि जिस आहार में व्यक्ति के शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या उसे पूरा करने की क्षमता होती है उसे तरल आहार कहा जाता है, लिक्विड फूड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना भोजन का महत्वपूर्ण कार्य है। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार के घटक क्या हैं? तो संतुलित आहार के घटक में कैलोरी, प्रोटीन, खनिज एवं विटामिन ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी का संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? तो लिंग, आयु, शारीरिक परिश्रम, यह सभी। तो संतुलित आहार का इन सभी पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार ना लेने पर व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संतुलित आहार ना लेने पर शारीरिक शक्ति की कमजोरी हो जाती है, वजन घटता है, ये सभी प्रभाव पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी यह सभी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो खनिज और विटामिन सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, काम के लिए क्या आवश्यक है? काम के लिए ऊर्जा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है? तो हमारे शरीर को शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भोजन की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्तनपान के दौरान मां के शरीर से कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है? याद रखिएगा, स्तनपान के दौरान मां के शरीर से लगभग आधा लीटर दूध का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार कैसा होता है? अलग अलग होता है। हर व्यक्ति के शारीरिक क्षमता के हिसाब से उसका अलग अलग संतुलित आहार होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता प्रदान करना पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कुपोषण के लिए क्या उत्तरदायी है? तो कुपोषण के लिए निर्धनता, मिलावट और अशिक्षा, ये तीनों ही उत्तरदायी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कुपोषण का उपचार संभव है? तो संतुलित आहार द्वारा कुपोषण का उपचार संभव है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, पोषण वह सम्मिलित प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सजीव प्राणी अपने शरीर के रखरखाव, कार्य करने तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। यह परिभाषा किसने दी? तो याद रखिएगा, यह परिभाषा टर्नल की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पाथ्यापथ्य का अर्थ क्या है? पाथ्यापथ्य का अर्थ होता है आहार नियंत्रण के नियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक पोषण क्या कहलाता है? तो विटामिन और कैलोरी युक्त आहार उपचारात्मक पोषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो जिनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी है। तो इस प्रकार 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। अगला प्रश्न है, शरीर का सुसंगठित व विकसित होना किसकी पहचान है? तो शरीर का सुसंगठित व विकसित होना सुपोषण व अच्छे पोषण की पहचान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पौष्टिक तत्व क्या हैं? तो प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट क्या हैं? पौष्टिक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण क्या है? तो प्रोटीन युक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ भोजन या इनमें से कोई नहीं। तो गरिष्ठ भोजन कैसा है? कुपोषण का कारण है। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है? परिवार के सदस्यों के लिए उचित पोषण आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है? अगर हम खाद्य समूहों के वर्गीकरण की बात करें तो इसको सामान्यतः 11 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें अनाज और बाजरा है, दालें हैं, फल हैं, दूध और दूध उत्पाद हैं, अंडे हैं, मसाले हैं, सब्जियां हैं, नट और तिलहन हैं। तो इस प्रकार 11 समूहों में बांटा गया है। लेकिन इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 7। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शिशु के लिए मुख्य भोजन है? शिशु का मुख्य भोजन दूध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूध में लौह नमक की मात्रा क्या होती है? दूध में लौह नमक की मात्रा नगण्य होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शरीर की प्रत्येक कोशिका रक्त अस्थि कोशिका में क्या होता है? तो शरीर की प्रत्येक कोशिका रक्त अस्थि कोशिका में प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? याद रखिएगा, प्रोटीन में मुख्य भाग नाइट्रोजन का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वाशियोकोर रोग किसकी कमी से होता है? याद रखिएगा, क्वाशियोकोर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, 100 ग्राम पालक में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 100 ग्राम पालक में प्रोटीन की मात्रा 1 ग्राम होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो प्रोटीन नाम है वह मुल्लर द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है, जिसमें 10 आवश्यक अमीनो अम्ल और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। तो इसमें पूछा गया है आवश्यक अमीनो अम्ल। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के कार्य क्या हैं? तो शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करना, शल्य चिकित्सा में उपयोगी। तो ये सभी प्रोटीन के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या है? तो शरीर में सूजन आना,
शरीर का भार अनुपात में कम होना, शरीर में रक्त की मात्रा का कम होना, ये सभी प्रोटीन की कमी के कारण हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो इस जो ऑप्शन दिए गए हैं, दालें, हरी सब्जियां, सोयाबीन और पनीर, तो प्रोटीन प्राप्ति का जो सर्वोत्तम साधन है वह सोयाबीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। वसा के उपयोग के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधन को कितने भागों में बांटा जाता है? तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधनों में को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें जो सबसे पहला है वह है स्टार्च और जो दूसरा है वह ग्लूकोज यानी कि चीनी है। तो इस प्रकार दो भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु कार्बन होते हैं? तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में 6 परमाणु कार्बन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पैक्टिन या स्टार्च? तो सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मां के दूध में उपस्थित रहता है। तो याद रखिएगा, मां के दूध में लैक्टोज उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उन्हें किससे ऊर्जा मिलती है? तो जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण किसका है? तो यह लक्षण डायबिटीज यानी कि मधुमेह का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, माल्टोज क्या है? तो याद रखिएगा, माल्टोज एक डाइसैकराइड है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, डाइसैकराइड, और यह ग्लूकोज के दो मोनोसैकराइड से मिलकर बना होता है और यह है अंकुरित अनाजों में पाई जाने वाली जो शक्कर है उसमें माल्टोज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी अंकुरित अनाजों का शक्कर माल्टोज है। अगला प्रश्न है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? लैक्टोज दूध में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति पैदा करना कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा, वसा की कमी से फ्राइनोडर्मा नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वसा कैसा भोज्य पदार्थ है? तो वसा एक चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? तो याद रखिएगा, 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संग्रहण का उत्तम साधन क्या है? तो ऊर्जा संग्रहण का उत्तम साधन वसा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मूंगफली में लगभग कितने प्रतिशत वसा मिलती है? तो मूंगफली से हमें लगभग 50% वसा की मात्रा मिलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विटामिन में क्या पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया? याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विटामिन में नाइट्रोजन पाए जाने के कारण इसको विटामिन नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 100 ग्राम अनाज में राइबोफ्लेविन की कितनी मात्रा होती है? तो 100 ग्राम अनाज में राइबोफ्लेविन का मतलब है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो पूछा गया है 100 ग्राम अनाज में विटामिन बी2 की कितनी मात्रा होती है? तो 10 से 16 मिलीग्राम विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन की मात्रा होती है।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा, स्कर्वी रोग जिसे कि मसूड़ों से खून आना और जोड़ों में सूजन कहा जाता है, इस रोग के लक्षण होते हैं यह। तो यह रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है तो किस विटामिन की कमी के कारण भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है? तो विटामिन ई की कमी से गर्भ में मृत्यु हो जाती है भ्रूण की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो याद रखिएगा, विटामिन शब्द सबसे पहले काश्मीर फंक द्वारा प्रस्तावित किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फंक। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज कब की गई? यहाँ पर है विटामिन के की खोज कब की गई? तो याद रखिएगा, 1943 में विटामिन के की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन बी1 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन बी1 की कमी से मनुष्य में बेरीबेरी नामक रोग होता है। कि अगर हम लक्षण की बात करें तो कमजोर मांसपेशी और गंभीर रूप से वजन का घटना बेरीबेरी रोग के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की उचित वृद्धि हेतु यह विटामिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो विटामिन डी शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विटामिन चेचक तथा काली खांसी से बचाव करता है? तो याद रखिएगा, चेचक और काली खांसी से बचाव विटामिन डी करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? याद रखिएगा, विटामिन ई का जो प्रमुख कार्य है वह प्रजनन शक्ति बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। में बच्चों की हड्डियां मुलायम पड़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, और जिसके कारण क्या होती हैं, वे मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो नियासिन जिसको विटामिन बी3 कहा जाता है या विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। तो विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, पेलाग्रा नामक रोग विटामिन बी3 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में कुल कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में कुल 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। और इसी के साथ याद रखिए, इन खनिज लवणों को दो प्रकार 24 जो खनिज लवण हैं इनको दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें जो पहला होता है वह है मुख्य खनिज लवण और दूसरा होता है गौण खनिज लवण या जिसे कि ट्रेस मिनरल्स कहा जाता है, जो कि अल्प मात्रीय होते हैं। इसमें से जो 7 खनिज लवण होते हैं वह मुख्य होते हैं और बाकी के गौण खनिज लवण होते हैं। जो 7 खनिज लवण होते हैं उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? तो दांतों और हड्डियों का निर्माण कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य पूर्ण व्यक्ति के शरीर में कितना सीए निकलता है? सीए का मतलब है कैल्शियम निकलता है। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर में से कितना कैल्शियम निकलता है प्रतिदिन? याद रखिएगा, प्रतिदिन 320 मिलीग्राम कैल्शियम निकलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है? कैल्शियम का प्रमुख स्रोत दूध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है? सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत नमक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? तो वैसे तो एनीमिया के कई प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसमें एप्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्रोनिक रोग से जुड़ा एनीमिया। तो इस प्रकार कई हमें इसके प्रकार देखने को मिलते हैं, लेकिन दो मुख्य रूप से इसके प्रकार होते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आयरन प्रचुर मात्रा में किससे मिलता है? याद रखिएगा, आयरन सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में यकृत यानी कि लीवर में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? हमारे शरीर का लगभग 70% जल तरल पदार्थ के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बचपन में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? या ऐसा कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा, 1300 कैलोरी की आवश्यकता होती है बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में लगभग कितना प्रोटीन होता है? जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में लगभग 500 ग्राम प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, कितने वर्षों को शैशवावस्था माना गया है? तो जन्म से 1 वर्ष तक की जो अवस्था है या आयु है उसको शैशवावस्था माना गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में क्या होता है? याद रखिएगा, कोलेस्ट्रम जो कि माता का पहला दूध होता है, जो कि गाढ़ा पीले रंग का होता है, उसमें सबसे अधिक विटामिन ए की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है? समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मैं आप सभी को बता दूं कि आप अपने एग्जाम से पहले चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लासेस जरूर देखिए, जिसके माध्यम से आप एक ही बार में पूरा जो आपका टॉपिक है वह रिवीजन हो जाएगा एक बार उसका बहुत अच्छे से, और उसकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी क्लासेस आपको मिल जाएगी। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। और अगर आपने 7 और 8 मार्च का एनालिसिस नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाकर एनालिसिस जरूर देखें। इससे आप लोगों को यह पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और उन्हीं टॉपिक्स को आप बार बार पढ़िएगा। सभी टॉपिक्स की आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, और सभी टॉपिक्स को मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है, जिसकी आपको थ्योरी भी मिल जाएगी। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखिएगा। जो अगला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी कितनी आबादी के लिए बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, 20,000 से 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ खोले जाते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कस्बों में खोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हैजा नामक रोग फैलता है? तो याद रखिएगा, हैजा विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से फैलता है, और यह दूषित पानी और भोजन से फैलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूषित जल तथा आहार से। अगला प्रश्न है, क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है? तो क्षय रोग जिसे कि टीबी भी कहा जाता है, ट्यूबरक्यूलोसिस, तो यह फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूलोसिस है यहाँ पर, तो आप सुधार लीजिएगा, क्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है इनमें से? तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग चेचक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? तो दूषित जल द्वारा फैलने वाला रोग हैजा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? बीसीजी जिसका पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेट क्वेरिन, और यह है तपेदिक यानी कि टीबी से बचाव के लिए यह टीका लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कुकर खांसी फैलने का क्या कारण है? तो याद रखिएगा, कुकर खांसी जिसे काली खांसी भी कहा जाता है, यह संक्रामक श्वसन संक्रमण है जो कि बोर्डटेला पर्ट्यूसिस जीवाणु के कारण फैलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है, मक्खी द्वारा क्या फैलता है? तो मक्खियों से कई तरह के रोग फैलते हैं जिसमें हैजा, टाइफाइड, पेचिस, साल्मोनेला और जीवाणु तथा तो अन्य प्रकार के जीवाणु और वायरल संक्रमण मक्खी के द्वारा फैलते हैं। तो अगर हम इस प्रश्न में देखें तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी हैजा। अगला प्रश्न है, टाइफाइड फैलने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो टाइफाइड के जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग का लक्षण क्या है? डिप्थीरिया रोग के लक्षण में गले में खराश, बुखार, गर्दन में सूजन, सिरदर्द, कमजोरी, तो इस प्रकार डिप्थीरिया रोग के लक्षण हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी गले की परेशानी। अगला प्रश्न है, खसरा रोग मुख्य रूप से क्या होता है, किसमें होता है? तो खसरा रोग मुख्य रूप से बच्चों में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एड्स का लक्षण क्या है? तो बाहर यहाँ पर है भार, तो आप इसको सुधार लीजिए। भार में कमी आना, लंबी अवधि तक हल्का ज्वर रहना, अतिसार की शिकायत रहना, तो ये तीनों ही क्या है? एड्स के लक्षण हैं। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया गया? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय पोषण मिशन 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए, इन दोनों के लिए ही चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय पोषण नीति भारत में कुपोषण को कम करने और सभी के लिए उचित पोषण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण नीति की स्थापना 1993 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मिड डे मील प्रोग्राम या मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो याद रखिएगा, मिड डे मील प्रोग्राम की जो शुरुआत है वह वर्ष 1995 में की गई थी, और इसी के साथ याद रखिए कि इसके पश्चात वर्ष 2004 में इस कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन किए गए थे, जो कि इसके मेन्यू में चेंजेस किए गए थे। पूरा मेन्यू क्या हुआ था, पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी 2004 से, लेकिन मिड डे मील प्रोग्राम की जो शुरुआत है या इसे लागू करने की जो डेट है वह 1995 है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में 21 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो याद रखिएगा, आहार क्रांति मिशन चलाया गया था। तो आहार क्रांति मिशन का जो लक्ष्य था वह पोषक संतुलित आहार की जरूरत और सभी स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुंच क्या है, कायम रखने की जरूरत को समझाना था, क्रांति का मिशन। और इसके तहत 2021 को अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष घोषित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो इस स्थिति को ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, मधुमेह रोग में जब रोगी को अधिक भूख या प्यास लगती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो जब मधुमेह रोग या डायबिटीज रोगी को जब अधिक भूख लगती है या प्यास लगती है तो उस स्थिति को पॉलीफेजिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग के लक्षण क्या हैं? तो बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, ये सभी क्या है? डायबिटीज के लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अतिसार का प्रमुख कारण क्या है? तो अतिसार जिसे कि डायरिया कहा जाता है, इसके प्रमुख कारण संक्रमण, विषाक्त जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, ये क्या है? सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, टीकाकरण क्या है? तो प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों ही, जिसमें प्राकृतिक प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा टीकाकरण है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चना मूंगफली से, यहाँ पर है सेम, चना मूंगफली सेम आदि किसके स्रोत हैं? चना, मूंगफली और सेम ये सभी किसके स्रोत हैं? जिंक के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन कितना विटामिन डी लेना अच्छा होता है? तो याद रखिएगा, प्रतिदिन 1000 से 2000 आयु यानी कि इतनी इसकी यूनिट लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। और आपके एग्जाम की दृष्टि से यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रकार की अगर आप और सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।